पिछले वीडियो में हम वर्णमाला तक पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। तो पहले हर्ष स्वर के बारे में जानेंगे, जिसको शॉर्ट वॉवेल बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, इन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। अब दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवेल बोलते हैं उसको। दीर्घ स्वर में इन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय, लगभग दुगुना समय लगता है। इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, औ, औ। डबल औ भी बोल सकते हैं इसको। तीसरा है फ्लूट स्वर, लार्जर और लॉन्गर वॉवेल। कुछ जगह पर कुछ स्वरों में दीर्घ स्वर से उच्चारण से भी अधिक समय लगता है। ऐसे स्वर प्लुप्त कहलाते हैं। इसकी पहचान के लिए स्वर के साथ इस तरह का एस के तरह का मात्रा लगा देते हैं। जैसे ओनम। ऐसा प्रयोग संस्कृत में अधिक देखने में आता है। ओम। ओम, ये ओनम नहीं, ओम है। कहीं कहीं इस मात्रा के स्थान पर इस तरह की मात्रा भी देखा जाता है और लगाया जाता है। कॉन्सोनेंट। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। इनके उच्चारण में हवा के मार्ग में कुछ रुकावट होती है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब क्या है स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिन अक्षरों अथवा वर्णों को उच्चारण के समय जिह्वा यानी जीव मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दांत तथा ओष्ठ, होठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में 27 वर्ण आते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांट दिया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग। क वर्ग में अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ, ये सब जब आप पढ़ेंगे तो इसमें इन सब को टच करते हुए मुंह से आवाज निकलती है। अब त वर्ग है त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ सेमी वॉवेल। जिन अक्षरों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श न करे, अंततः उन्हें अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण यानी गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाकर हवा बाहर निकलती है, जिससे हल्की सीटी सी आवाज आती है और गर्मी पैदा होती है, उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 ही है। जैसे तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। तालव्य श में आप देखेंगे तालु से आवाज निकलती है, मूर्धन्य श में मूर्धा से, दंत स में दंत यानी दांत से, ह में कंठ से निकलती है। संयुक्त वर्ण। जब 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो इनका रूप बदल जाता है और इनको अलग प्रकार से लिखा जाता है।
इस प्रकार के संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जैसे अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ये निम्न प्रकार से बनते हैं, जैसे क मूर्धन्य श को मिलाकर अक्ष बनता है, जैसे अक्षर लिखते हैं। ज, य इसको मिलाकर ज्ञ बनता है, ज्ञान। त और र, त हलंत और र, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, त्र, त्रिकोण। तालव्य श हलंत प्लस र, इन दोनों को मिलाकर स्र बनता है, श्रवण। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कुछ विद्वान श्री को भी पंचम संयुक्त मानते हैं। श्री तालव्य श हलंत प्लस री स्वर श्रृंगार, परंतु री चूंकि स्वर है, व्यंजन नहीं है, इसीलिए री का संयोग होने के कारण यह संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। अब हलंत क्या होता है, हलंत के बारे में जानते हैं। हलंत किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता, किंतु यदि किसी व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से लिखना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा इस तरह से लगा दी जाती है, जैसे म, त आदि। इसे हलंत कहते हैं। विसर्ग क्या है, इसका उच्चारण ह के समान किया जाता है। इसका चिन्ह कैसा होता है, इस तरह का चिन्ह होता है। हिंदी में इसका प्रयोग संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ ही होता है, जैसे प्रायः, अतः, अंततः आदि। इस तरह से हम इस विसर्ग को प्रोनाउंस करते हैं। अनुस्वार, अंग को अनुस्वार बोलते हैं, जैसे अंग, य, न, अण, न, म। ये सब अनुस्वार के कैटेगरी में आते हैं। अंग, य, न, म का हलंत रूप भी अनुस्वार की तरह प्रयुक्त होता है। अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन से पहले हलंत रूप में आने पर य, अंग, अण, न, म के स्थान पर मानक हिंदी में अनुस्वार अर्थात बिंदी का प्रयोग किया जाता है। जैसे क वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ, अंग। तो अंग हम जब भी लिखते हैं तो इस तरह का बिंदी लगाते हैं, जैसे षडकज, पंकज, पंख, अण, प, अण, अंग, ख, पंख, ग, अण, अंग, गा, गंगा, क, अण, अंग, घा, कंघा। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, म, य, च, मंच, प, य, छी, पंछी, म, य, ज, न, मंजन, झ, य, झा, झंझा। इस तरह का हम इसको बोलते हैं। अब ट वर्ग का देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अण, घ, अण, टी, घंटी, क, अण, ठ, कंठ, झ, अण, डा, झंडा, ठ, अण, ड, क, ठंडक। अब त वर्ग का त, थ, द, ध, न, त, न, तु, तंतु, ग्र, न, थ, ग्रंथ, सु, न, द, र, सुंदर, ध, न, धा, धंधा। प वर्ग का प, फ, ब, भ, म, कंपन, म, गुम्फन, गुंफन, संबल, संबल, संभव, संभव। अब अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक जब स्वरों का उच्चारण मुख व नाक दोनों से किया जाता है तब उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह कैसा होता है, चंद्र बिंदु के तरह होता है, जैसे आ, ई, ऊ। मैं बोल रही हूँ तो उससे आपको पता लग रहा होगा कि हम अनुनासिक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। ए, ऐ, औ। नुक्ता, हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ अरबी फारसी से आई है, जैसे क, ख, ग, ज,
फ। इन वर्णों के नीचे बाईं ओर लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरह के जो बिंदी लगी होती है उर्दू में, अरबी में, फारसी में, तो उसको नुक्ता बोलते हैं। मानक वर्तनी के अनुसार जब केवल ज और फ में ही नुक्ता लगाया जाता है तो नुक्ता युक्त और नुक्ता रहित वर्णों के उच्चारण तथा अर्थ में अंतर होता है। जैसे राज, राज्य, ये राज का मतलब हो गया राज्य। ये नुक्ता में अगर जौ में अगर नुक्ता लगा हुआ है तो ये रहस्य, यानी हम बोलचाल में बोलते हैं ना कि मैं किसी का राज जानता हूँ या वो उसका राज जानता है, इस तरह से। तो राज का मतलब जब भी हम उस राज के बारे में बात करेंगे तो ये उस राज का मतलब हो जाएगा रहस्य। फन, सांप का फन, अगर ए फन में नुक्ता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हुनर। हुनर, दोनों बोलने में सेम ही लग रहा है लेकिन दोनों की मीनिंग अलग हो रही है। जरा, जरा मतलब बुढ़ापा। जरा, ज़रा, जब नुक्ता लगा करके बोलेंगे तो जरा मतलब थोड़ा सा। ठीक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।